चलो अब चार्ट के राइट साइड में आते हैं, दैट इज स्टोर्स, बैगेज और पोस्ट ऑफ आर्टिकल्स और कुरियर, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ चार्ट पे देखिएगा बेटा, स्टोर्स पे अगर आप देखोगे तो स्टोर्स मीन्स क्या, आपको याद होगा, स्टोर्स मीन्स गुड्स फॉर यूज इन वेसल और इन एयरक्राफ्ट, नॉट व्हीकल, फॉर पैसेंजर यूटिलिटी purposes and etc. The goods for use in vessel or aircraft, that is called as stores, and includes fill, spare parts or other article of equipments, whether or not for immediate fittings. Okay, whether or not for immediate fittings. So goods used in the vessel, goods used for the vessel or aircraft, that is called as stores. Next, section 231, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ते हैं फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, क्योंकि बहुत सारे कंसेशंस जो स्टोर्स के हैं ये फॉरेन गोइंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट को दिए गए हैं। ये डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट की, पहला मीन्स एंड सेकंड इंक्लूड्स। ये डेफिनेशन नो डाउट एग्जाम के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ के जाना है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पे? ये डेफिनेशन कहती है एनी वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर टाइम बीइंग एंगेज इन द कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया टू पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऐसा वेसल और एयरक्राफ्ट जो टाइम बीइंग गुड्स और पैसेंजर को लेके जा रहा है इंडिया से इंडिया के बाहर, उसे हम कहेंगे कि फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, वेदर और नॉट टचिंग एनी इंटरमीडिएट पोर्ट और एयरपोर्ट। हाँ, इन बिटवीन वो कोई इंटरमीडिएट पोर्ट और एयरपोर्ट को टच कर रहा होगा, इट्स ओके, लेकिन वो इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है, उसे हम कहते हैं फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। इज इट क्लियर? ऑल्सो इंक्लूड्स नेवल वेसल्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट के अगर कोई नेवल वेसल्स इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करने आते हैं और अपने साथ स्टोर्स लाते हैं, तो उसको भी आगे मिलने वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसे भी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट कहा जाएगा। सेकेंड, एनी वेसल और एंगेज इन फिशिंग और अदर ऑपरेशन। इंडियन टेरिटोरियल वाटर के बाहर अगर कोई वेसल फिशिंग में है, हो सकता है वो इंडिया से गया हो सकता है श्रीलंका से गया हो, या हो सकता है और कहीं से गया हो, लेकिन अगर वो वेसल फिशिंग या अदर ऑपरेशन में यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और गैसेस वगैरह होगा, तो उस पर भी यहाँ पे फॉरेन गोइंग वेसल का स्टेटस लेकर आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। और एनी वेसल और एयरक्राफ्ट, थर्ड, एनी वेसल और एयरक्राफ्ट गोइंग आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऐसा वेसल और एयरक्राफ्ट जो इंडिया के बाहर जा रहा है, उसे आप फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट कह सकते हो। उसके बाद में सेक्शन 85। सेक्शन 85 क्या कहता है? वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। सेक्शन 85, अगर कोई गुड्स इंडिया के किसी भी इंपोर्टर ने, हो सकता है शिपिंग कंपनी, एयरलाइन कंपनी या कोई दूसरा इंपोर्टर है, और उसने गुड्स इंपोर्ट किए फॉर स्टोर्स, यानी इंपोर्ट करते वक्त ही उसने डिक्लेरेशन दिया कि ये मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो स्टोर सप्लाई के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये स्टोर सप्लाई में फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को सप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में वो इंपोर्टेड स्टोर्स विदाउट ड्यूटी, विदाउट असेसमेंट वेयर हाउस में जा सकते हैं, विदाउट बॉन्ड ऑल्सो। इसको कहते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। ये दिस इज द थर्ड इंस्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। उसके बाद में नेक्स्ट, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स। आई रिपीट, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स। स्टोर्स जो इंडिया में लाए गए, कोई शिप बाहर से इंडिया में आई और उसमें स्टोर्स है, तो वो ट्रांजिट हो सकते हैं, सेम कन्वेंस में आगे बढ़ सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो ट्रांजिट भी हो सकते हैं, या फिर अगर कन्वेंस चेंज करना है तो वो स्टोर्स ट्रांसशिप भी हो सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इज इट क्लियर? तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स इज अलाउड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे इंपोर्टेड स्टोर्स मे बी कंज्यूम ऑन अ बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। मतलब क्या? जो भी स्टोर्स लाया गया, इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया और शिप इंडिया में ही है, आई रिपीट, शिप इंडिया में है, तो कोई भी इंपोर्टेड स्टोर्स कंज्यूम हो सकते हैं ऑन बोर्ड
ऑन बोर्ड वो कोई भी खा सकता है, पी सकता है, कुछ भी स्टोर, कोई भी इम्पोर्टेड स्टोर ऑन बोर्ड कंज्यूम हो सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, लेकिन अगेन कंडीशन वही है कि जो ये कंजम्पशन विदाउट ड्यूटी, क्यों ना वो इंडिया में इंपोर्ट किया गया होगा, पर विदाउट ड्यूटी जो अलाउड है वो सिर्फ फॉरेन गोइंग वेसल या फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट पर ही अलाउड है। मतलब वो ऐसा वेसल और पैसेंजर है जो टाइम बिंग कुछ पैसेंजर्स लेके जा रहा है या गुड्स लेके जा रहा है इंडिया से इंडिया के बाहर, या नेवल वेसल्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर एंगेज इन फिशिंग और अदर ऑपरेशंस, या फिर कोई भी ऐसा वेसल और एयरक्राफ्ट जो टेम्पररी इंडिया के बाहर जा रहा है, उसे फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, और उस पर कंजम्पशन अलाउड किया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 88। ओके, तो कंजम्पशन अलाउड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप स्टोर्स कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद में सेक्शन 88, सेक्शन 88 जो ड्रॉबैक देता है, सेक्शन 74 और 75 वैसे स्टोर्स को तो अप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल प्रोविजन है, क्योंकि नॉर्मली ड्रॉबैक 98% का होता है, पर यहाँ कुछ केसेस में 100% ड्रॉबैक भी अवेलेबल है। यहाँ एक पॉइंट जो है एयरक्राफ्ट होगा। ओके, ये चार्ट की मार्क नोट्स नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ एयरक्राफ्ट होगा, तो एयरक्राफ्ट होगा बेटा यहाँ पे, तो एयरक्राफ्ट में फ्यूल होगा, दिया है मैं, दिया सॉरी, यहाँ एयरक्राफ्ट में फ्यूल और लुब्रिकेंट ऑयल होगा, तो 100% ड्रॉबैक मिलता है। मतलब किसी भी बंदे ने इंडिया में फ्यूल इंपोर्ट किया होगा या लुब्रिकेंट ऑयल इंपोर्ट किया होगा और उस पर कस्टम ड्यूटी दे दी होगी, और उसके बाद वो फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट को, आई रिपीट द वर्ड, वो फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट को यहाँ पे वो इंपोर्टेड फ्यूल या लुब्रिकेंट ऑयल सप्लाई कर रहा है एज अ स्टोर्स, तो उसने जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी दिया है उसका 100% ड्रॉबैक उसको मिल जाएगा। बाकी केस में ओके, किसी ने भी इंडिया में इंपोर्टेड गुड्स लाया और वो फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को एज अ स्टोर सप्लाई कर रहा है, तो उसको 98% का ड्रॉबैक उसको मिल जाएगा। और अगर कोई गुड्स वेयर हाउस में रखा है और वेयर हाउस में रख के फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को जा रहा है, तो वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउ कर दिया जाएगा। तो यहाँ और दो बेनिफिट दिए गए। कोई भी वेयर हाउस गुड्स अगर आप फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को सप्लाई करते हो तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो अलाउ किया जाएगा। या फिर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स जिसके ऊपर आपने कस्टम्स ड्यूटी दी है, आई रिपीट, कोई भी इंपोर्टेड गुड्स जिसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी दी है, अगर वो गुड्स आप सप्लाई करते हो तो वो सिचुएशन में भी यहाँ पे, आई रिपीट, वो सिचुएशन में भी यहाँ पे जो है आपको 98% या 100% का ड्रॉबैक दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे इंडियन प्रोड्यूस गुड्स ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री अलाउड है। मतलब इंडिया में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसका यहाँ बेनिफिट जो दिया उन्होंने, और वो बेनिफिट दिया कि उसको टोटली ड्यूटी फ्री अलाउ किया है। आई रिपीट, उसको टोटली ड्यूटी फ्री अलाउ कर दिया है। मतलब उसके ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी अगर वो एज अ स्टोर सप्लाई होता है फॉरेन गोइंग वेसल और फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट को, तो वो टोटली ड्यूटी फ्री है। दूसरी बात, आई रिपीट, दूसरी बात यहाँ पे कितना गुड्स एज अ स्टोर सप्लाई होगा फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसकी क्वांटिटी ये कस्टम ऑफिसर डिसाइड करेगा, आपकी लेंथ ऑफ वॉयज को देख के, आपका पैसेंजर्स को देख के, और यहाँ पे क्रू मेंबर्स को देख के, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के वो डिसाइड करेगा कि कितनी क्वांटिटी एज अ स्टोर्स अलाउ करनी है विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। और सेक्शन 90 कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड स्टोर्स फॉर द नेवी। तो कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड स्टोर्स फॉर द इंडियन नेवी, तो इसके बारे में कह दूं कि इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन नेवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि जो भी गुड्स, ध्यान से सुनिएगा, जो भी गुड्स यहाँ पे एज सप्लाई होगा डिफेंस को, इसमें स्पेशली इंडियन नेवी को, तो अगर इंडियन नेवी ने बाहर से इंपोर्टेड गुड्स लाया होगा तो वो कंजम्पशन अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर इंडिया से सप्लाई हुआ होगा तो उसके ऊपर जो भी आपने इंडिया से इंपोर्टेड गुड्स सप्लाई किया उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। तो ये चैप्टर था बेटा स्टोर्स, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का। ये सभी पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। जब अगर आप ड्रॉ करते हो ये चार्ट तो फटाफट सब पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट बेटा बैगेज, ठीक है। यहाँ पे
देखिएगा, चलो, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। बैगेज की डेफिनेशन जो है कि व्हाट बैगेज इंक्लूड्स, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज, मतलब जो बैगेज बाद में आती है या पहले आती है वो बैगेज भी बैगेज में कवर कर ली जाएगी, और मोटर व्हीकल बैगेज में कवर नहीं होगा। पर जनरल मीनिंग ऑफ बैगेज यही होता है कि बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल्स। आई रिपीट, जनरल मीनिंग ऑफ बैगेज ये होता है कि बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल। नाउ बैगेज की प्रोविजन जो है, बैगेज की प्रोविजन जो है सेक्शन 77, आप जो डिक्लेरेशन फाइल करते हो, बैगेज के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है। बैगेज में आप जो डिक्लेरेशन फाइल करते हो वो डिक्लेरेशन ही यहाँ पे, आई रिपीट, वो डिक्लेरेशन ही यहाँ पे वो डिक्लेरेशन ही एंट्री माना जाएगा। ओके, तो इसमें स्पेशल बिल ऑफ एंट्री नहीं होगी। रेट किस दिन का लिया जाएगा? रेट ऑफ ड्यूटी। बैगेज के केस में जैसे सेक्शन 15 और 16 जो रेट ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड जो हमने पहले देखे, सेक्शन 15 और 16 जो है ये बैगेज और पोस्ट कुरियर को अप्लीकेबल नहीं है। तो फिर किस दिन का रेट लिया जाएगा? तो जिस दिन आप डिक्लेरेशन फाइल करोगे, ओके, डिक्लेरेशन फाइल करोगे फॉर क्लियरेंस, उस दिन का रेट लिया जाएगा। बैगेज के केस में ओके, ग्रीन चैनल और रेड चैनल फैसिलिटी होती है। तो ये जो ग्रीन चैनल और रेड चैनल फैसिलिटी होती है बेटा बैगेज के केस में, तो ये जो फैसिलिटी यहाँ पे दिया है, अगर आप ग्रीन चैनल से जा रहे हो तो ग्रीन चैनल जो है ओके, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपके पास कोई भी ड्यूटेबल गुड्स नहीं है। लेकिन अगर आप रेड चैनल से जा रहे होगे तो रेड चैनल से आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, वो डिक्लेरेशन दीजिए, और जिस दिन आप डिक्लेरेशन दोगे और आपने वैल्यू डिक्लेयर करोगे उस दिन का रेट अप्लाई किया जाएगा। सेक्शन 79, बोनाफाइड बैगेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी। नाउ प्रॉपर ऑफिसर आपको एज पर रूल्स इन दिस रिगार्ड, रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको बोनाफाइड बैगेज फ्री ऑफ ड्यूटी देगा। मतलब कुछ बैगेज पे ड्यूटी नहीं लगाएगा, जिसमें दो इफेक्ट होते हैं, एक पर्सनल इफेक्ट और एक हाउस होल्ड इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट और एक हाउस होल्ड इफेक्ट। हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट क्या होते हैं? ओके, पर्सनल इफेक्ट मतलब ऐसे गुड्स जो आप यूज कर रहे हो, डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ओके, जो आपके गुड्स यूज में है, डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। वैसे पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन बैगेज रूल में डिफाइन किया गया है। मतलब डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे ये स्पेक्ट है, वेयरिंग अपीयरेंस है, शूज है, चप्पल है। ओके, तो जो भी आपके डेली यूज के गुड्स है वो पर्सनल इफेक्ट माने जाएंगे। ओके, पर वो रियली डेली यूज के गुड्स है या नहीं है, ओके, ये ऑफिसर डिसाइड करेगा। और पर्सनल इफेक्ट आपको टोटली ड्यूटी फ्री हो गए इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। मतलब आप कोई ब्लेजर भी लाते हो, स्पेक भी लाते हो, वॉट एवर इज द वैल्यू, पर ऑफिसर आपको फ्री अलाउ करेगा। ओके, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख का ब्लेजर क्यों ना, ओके, मोदी कुर्ता हो और वो 20 लाख का मोदी कुर्ता आपने खरीदा बाहर से, इंडिया के बाहर से, तो वो भी जहाँ तक है अगर आप पहन के आते हो, आपके यूज में है, तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके हाउस होल्ड इफेक्ट हो गए, मतलब आपने पैसेंजर ने अपने लिए और फैमिली के लिए गिफ्ट या सोवेनियर्स लाया होगा, तो हाउस होल्ड इफेक्ट पूरे ड्यूटी फ्री अलाउड नहीं है, कुछ लिमिट तक ही अलाउड है। 50,000 या 15,000 या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है जो बैगेज रूल में दिए गए हैं, तो उतने लिमिट तक ही आपका हाउस होल्ड इफेक्ट अलाउ किया जाएगा। तो उसकी लिमिट जो है ओके, ये रूल्स में दी गई है और ये हमें रूल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो हाउस होल्ड इफेक्ट कुछ लिमिट तक फ्री ऑफ ड्यूटी अलाउड है। अब आपको बैगेज रूल्स जो है, ये बैगेज रूल्स यहाँ नोट्स में से पढ़ना है। बैगेज रूल्स हमें जो है वो नोट्स में से पढ़ना है। तो ये हमने देखा बैगेज से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में